चलिए जी, गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे जी, और आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्बिट्रेशन को ही। काफी सारे सेक्शंस हमने पढ़ लिए थे, एक बार फटाफट से बता देना। शुरुआत की थी कहां से? सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 किस चीज का है जी? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। उसके बाद सेक्शन 8, ठीक है जी, पावर टू रेफर। उसके बाद 9 अभी करवाया नहीं था, उसके साथ 17 नहीं करवाया क्योंकि दोनों क्या है जी, एक जैसे हैं, एक पॉइंट को छोड़ करके। 10 बताता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, 11 बताता है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, ठीक है जी, 12 बताता है ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, 13 बताता है 14 फेलियर टू, ठीक है जी, एक्ट एज आर्बिट्रेटर, 15 टर्मिनेशन, 16 अभी करवाया नहीं है, 17 आपने बता दिया 9 के जैसा होगा, 18 इक्वल ट्रीटमेंट करे पार्टीज का, 19 डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, 20 प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, 21 कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी, 22 लैंग्वेज, 23 स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, 24 हियरिंग्स होंगी या रिटर्न प्रोसीडिंग्स चलेगी, 25 कि पार्टी डिफॉल्ट करती है तो क्या होता है, 26 एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जा सकता है डिटरमाइन करने के लिए अगर कहीं पे लग रहा है क्या है जी, किसी चीज का जवाब आर्बिट्रेटर को नहीं मिल पा रहा है। तो एक्सपर्ट जब डिमांड करेगा तो एक पार्टी को क्या करना पड़ेगा जी? बोलो भाई, एक्सपर्ट को वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और पार्टीज चाहे तो एक्सपर्ट को बुला भी सकते हैं, कब? अगर उनको लगता है कि एक्सपर्ट ने कोई डिसीजन दिया है उसके रिगार्डिंग कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है तो एक्सपर्ट को बुलाया भी जा सकता है। अब पढ़ेंगे सेक्शन 27, क्या कहता है? कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस। अब दूसरी बार कोर्ट का रोल आ रहा है भाई। पहला रोल कब आया था? जब कोर्ट क्या करता है जी, पार्टीज को रेफर करता है, किसमें? आर्बिट्रेशन में। अब एक्टिव रोल आ रहा है कोर्ट का। सेक्शन 27 क्या कह रहा है जी? टाइटल से ही समझ में आ जाएगा, कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस। कोर्ट की सहायता ले सकते हो किस चीज के लिए? एविडेंस के लिए। मतलब ये जी, यू नो वेरी वेल, हम दोनों का डिस्प्यूट है, अब तो सबको पता चल चुका होगा जो भाई आ जाए हो, ठीक है जी, डिस्प्यूट हो रखा है हम दोनों का, ठीक है। कुछ पता है वैसे आर्बिट्रेशन के बारे में हल्का फुल्का, ठीक है। फिर अभी आप सिर्फ एंजॉय करें, जितनी बात समझ में आ रही है उसका मजा ले। जैसे जैसे लेक्चर्स रिकवर करोगे सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, ओके। हम दोनों का डिस्प्यूट है जी, शोभित भाई हमारा डिस्प्यूट सोल्व कर रहे हैं। ये क्या है जी? आर्बिट्रेटर है और इन्होंने एविडेंस मांगा इस गुड़िया से। अब मेरा तो आप सबको पता ही है, मेरे से एविडेंस मांगेंगे तो मैं तो तुरंत ला दूंगा, ठीक है जी। अपने को तो छेछर करने आते नहीं, ठीक है, भोला वाला सीधा साधा सा इंसान। एविडेंस चाहिए, लो जनाब। इनसे एविडेंस मंगवाया, ये इग्नोर कर रहे हैं। आई बात समझ में? आर्बिट्रेटर कह रहे हैं कि एविडेंस ले आओ वरना देख लेना। ये कह रही है क्या? मैं आपको, हाँ क्या मतलब क्या? आर्बिट्रेटर नहीं, आपको एविडेंस लाना चाहिए। हाँ तो लाना चाहिए, तो नहीं लेके आ रही, बताओ क्या? आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, थोड़ा सा समझो भाई। आर्बिट्रेटर रिक्वेस्ट कर रहा है, आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर दे दिया, ये डॉक्यूमेंट ले आइए, ये गुड्स ले आइए, सैंपल ले आइए, हमें चेक करना है, और पार्टी डिनाई कर रही है। अब जरूरी तो नहीं है मुझ जैसा समझदार हो हर कोई, बोलो भाई, कि एक बारी में एविडेंस मंगवाते ही ले आए, ऐसा तो नहीं है जी। ठीक है जी भाई, ऐसा समझो हर पार्टी तो समझदार नहीं है ना कि इनसे एविडेंस मंगवाया जाए। एविडेंस नहीं ला करके दे रहे तो क्या कर सकते हैं जी? तो पढ़िएगा, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी कि शोभित जी और ए पार्टी विद द अप्रूवल ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, या फिर मैं शोभित जी की अप्रूवल लेकर के। शोभित जी कौन है जी? आर्बिट्रेटर है, यानी कि क्या है ये? ट्रिब्यूनल जो है इनकी अप्रूवल से, भाई या तो ट्रिब्यूनल खुद या फिर क्या कह लो जी, मैं। किसके अप्रूवल से? ट्रिब्यूनल की अप्रूवल से। भाई या तो ट्रिब्यूनल यानी कि शोभित भी अप्लाई कर सकते हैं जी, और मैं भी अप्लाई कर सकता हूं इनकी अप्रूवल लेकर के। कहां पे? मैं अप्लाई टू द कोर्ट
फॉर असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस, कि मैं कोर्ट में अप्लाई कर सकता हूं कि हे कोर्ट हमारी मदद करो, हमें क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। या फिर ट्रिब्यूनल खुद अप्लाई कर सकती है कोर्ट में कि जज साहब हमें एक पार्टी से क्या करना है जी, एविडेंस मंगवाना है। डन। ये है एप्लीकेशन के लिए, यानी कि मैं फिर कह रहा हूं, घर जब पढ़ो आराम से पेन पेंसिल लेकर के बैठा करो और मॉड्यूल में अंडरलाइन करो, जैसे इस तरीके से कि आर्बिट्रेटर या पार्टी, आप कोई डिजाइन भी बना सकते हैं लाइक दिस, कि आर्बिट्रेटर है या एक पार्टी है, ठीक है जी, कोई भी जा सकता है कहां पे, कोर्ट में। क्या करेगा जी, अप्लाई, किस चीज के लिए, इस चीज के लिए, ये एविडेंस मंगवाना है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है फिर, द एप्लीकेशन शेल स्पेसिफाई। ये तो क्या हो गया, सबसेक्शन 1 कह रहा है एप्लीकेशन लगा सकता है, और सबसेक्शन 2 बता रहा है क्या, कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन कैसी हो, एप्लीकेशन में क्या लिखा हो। तो बताया क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज एंड द आर्बिट्रेटर, कि डिस्प्यूट जिन के बीच में है वो पार्टीज कौन है और आर्बिट्रेटर कौन है। दूसरा, द जनरल नेचर ऑफ द क्लेम एंड द रिलीफ सोट, कि किस तरीके का क्लेम, क्या चाहते हो सामने वाली पार्टी से मंगवाना, या ये कह लो आपका जो डिस्प्यूट है वो किस चीज से रिलेटेड है और रिलीफ क्या है। क्योंकि कोर्ट को पता होना चाहिए कि कोर्ट मान लो यंशिका से एविडेंस मंगवाएगी तो कोर्ट को पता तो होना कि डिस्प्यूट किसका है, आर्बिट्रेटर कौन है, क्या क्लेम कर रहा है एक पर्सन, कि आर्बिट्रेशन से क्या चीज हासिल करना चाहते हो, तभी तो वो देखेगा ना कि उस चीज के लिए रिलेवेंट है भी या नहीं, एविडेंस मंगवाऊं या नहीं। ऐसा नहीं है देखो कि कोर्ट फ्री है, आप गए और कोर्ट ने बोला ठीक है जी मंगवा देते, पहले वो खुद भी तो एनालिसिस करेंगे ना कि सिचुएशन कैसी है। हो सकता है ना कि ये जेन्युइन हो, जिस चीज से रिलेटेड एविडेंस मांग रहे हैं ये नहीं प्रोवाइड करना चाहती, जेन्युइन केस भी तो हो सकता है, इसके प्राइवेसी वायलेशन हो रहा हो, क्या पता, बोलो भाई, हो सकते हैं ना वो चीज। तो कोर्ट पहले जानेगा नाम एड्रेस क्या है पार्टीज के, आर्बिट्रेटर कौन है, किस तरीके का क्लेम है, भाई क्या क्लेम कर रही है एक पार्टी, क्या रिलीफ चाहिए, एंड तीसरा द एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड इन पर्टिकुलर, एविडेंस में क्या मांगना चाह रहे हो जनाब, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना चाह रहे हो इनसे, कोई सैंपल मंगवाना चाह रहे हो, चाहते क्या हो ये भी बताना है। यानी कि द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ एनी पर्सन टू बी हर्ड एज विटनेस, क्या आप किसी पर्सन को बुलाना चाह रहे हो उसकी गवाही सुनने के लिए, या एक्सपर्ट विटनेस को बुलाना चाह रहे हो, एंड अ स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेस्टिमनी रिक्वायर्ड। यानी कि आर्बिट्रेटर कह रहा है जी हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मंगवाना, हमें तो उसको खुद को बुलाना है, एक पर्सन को जिससे हमें कोई सवाल जवाब कर रहे हैं, हमें कुछ पूछना है, या हमें एक्सपर्ट को बुलाना है जी, एक्सपर्ट विटनेस को, और उससे इस पॉइंट के रिगार्डिंग हमें टेस्टिमनी चाहिए, इस पॉइंट के रिगार्डिंग गवाही चाहिए, या फिर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड और प्रॉपर्टी टू बी इंस्पेक्टेड। सबसेक्शन 1 ने पावर दी, सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 पावर देता है कि ट्रिब्यूनल खुद से या फिर एक पार्टी ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेकर के क्या कर सकते हैं जी, कोर्ट में अप्लाई कर सकती है कि हे कोर्ट हमारी मदद करो, हमें ये पर्सन बुलवा दो यहां पर, या हमें ये डॉक्यूमेंट मंगवा दो यहां पर। आ गई बात समझ में, क्यों, क्योंकि पर्सन से टेस्टिमनी रिक्वायर्ड है, या ये कह लीजिए उस डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, या उस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है। डन। 1 ने क्या बोला, अप्लाई कर सकते हो, सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, डिटेल्स या कंटेंट्स कह लो, और सबसेक्शन 3 कहता है दैट द कोर्ट में विद इन इट्स कॉम्पिटेंस, अपनी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए एंड अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स ऑन टेकिंग एविडेंस, और जो भी एविडेंस को मंगवाने के रूल्स होते हैं, फिर चाहे वो एविडेंस एक्ट में लिखे हों जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, या ये कह लो कोर्ट ने जो रूल बना रखे हैं एविडेंस के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूट कर देगा द रिक्वेस्ट, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। कैसे, इनको ऑर्डर भेज करके कि आपको ऑर्डर देते हैं, आप क्या कर दो जी, एविडेंस प्रोवाइड कर दो, किसका, सीधा सीधे किसको प्रोवाइड कर दो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। यानी कि एक ऑर्डर इशू किया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि गुड़िया यू आर ऑर्डर्ड टू प्रोवाइड, आप ये एविडेंस क्या कर दीजिए, ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड कर दीजिए। आ गई बात समझ में। अब इसे प्रोवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब आर्बिट्रेटर का नहीं अब
कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब ना करे तो जी, तो कोर्ट ठीक उस तरीके से इलाज करेगा जिस तरीके से वो तब करता जब उसने खुद ने एविडेंस मंगवाया होता और कोई पार्टी नहीं लाती। यानी कि कोर्ट, समझ लो अभी के लिए, क्योंकि आपने ये वर्ड्स पढ़े नहीं है, कोर्ट मान लो वारंट भी इशू कर सकता है कि इस पर्सन को यहां हाजिर करो, कोर्ट सर्च का ऑर्डर पास कर सकता है कि वो नहीं लेकर के आ रहा तो जाओ वहां पे सर्च करो, सीज करो। ठीक वो एक्शंस जो कि कोर्ट ले सकता था अपने केस में, वो सारे एक्शन अब ले पाएगा इस केस में। 1 में अप्लाई करना है, 2 में कंटेंट्स बताए हैं, 3 में कोर्ट ऑर्डर करता है क्या पार्टी को हाजिर होने के लिए। ठीक है जी। एंड एज पर सेक्शन 27 सबसेक्शन 4, कोर्ट में चाहे तो ऑर्डर देते हुए इशू द सेम प्रोसेस टू विटनेस एज इट में इशू इन सूट्स ट्राइड बिफोर इट। कोर्ट विटनेस के लिए सेम प्रोसेस फॉलो कर सकता है जो कि वो करता है आम तौर पे जब उसके सामने जो केस चल रहे होते हैं। यानी कि कोर्ट में जब केस चल रहे होते हैं तो कोर्ट तब जैसे विटनेस को ट्रीट करता है, जो भी प्रोसेस यूज करता है, ठीक वो प्रोसेस इन वाले केस में भी यूज की जा सकती है। और मान लो सबसेक्शन 5 ये कह रहा है इट प्रोवाइड्स दैट पर्संस फेलिंग टू अटेंड इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसेस। यानी कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद गुड़िया क्या नहीं करती है जी, खुद को प्रोड्यूस नहीं करती है, अटेंड नहीं करती है, या कोई और डिफॉल्ट कर देती है गुड़िया, या अब भी मना कर देती है मैं एविडेंस नहीं देना। आई बात समझ में? बोलो भाई। ठीक है जी। और गिल्टी ऑफ एनी कंटेम्प्ट टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, या फिर वो गिल्टी पाए जाते हैं कुछ ऐसा करने के जो क्या होता है जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जैसे कोर्ट की अवमानना होती है वैसे ही कंटेम्प्ट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जैसे आप इसको ऐसे समझो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ना अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। आपने जोली एलएलबी अगर मूवी देखी हो जिसमें कोर्ट रूम ड्रामा होता है थोड़ी सी कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, या जो वकील बात नहीं मानते हैं, यानी कि मान लो वो कोर्ट से अलग तरीके से बिहेव करते हैं जो नहीं करना चाहिए, कोर्ट की मान मर्यादा जब खराब होती है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। कभी भी सुना हो कि आप अभी बैठ जाइए वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। ठीक है जी, वकील साहब आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, आप जो बात कर रहे हो वो तरीका सही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक मूवी का ट्रेलर आया था लास्ट मंथ, मूवी भी आ चुकी है वैसे, सितारे जमी पर। उसका ट्रेलर अगर किसी ने देखा हो या मूवी देखी हो, मैंने नहीं देखी है मूवी अभी, उसके ट्रेलर में एक इस तरीके का सीन ड्राफ्ट किया गया था कि जिसमें जो फिजिकली एबल्ड, जो जिनको डिसेबल्ड चाइल्ड जो अब फिजिकली एबल्ड बोलते हैं, उन बच्चों की टीम को कोच करना होता है। आमिर खान का जो कैरेक्टर है, तो कोर्ट में कोई बात चल रही होती है तो वो उसने कुछ किया तो जज साहब ये कहते हैं कि आपको हम सजा के तौर पे क्या कह रहे हैं कि एक बास्केटबॉल के टीम को क्या करना है, आपको सिखाना है, कोच करना पड़ेगा। तो वो ना उन बच्चों के लिए बोलता है पागलों को कौन खिलाएगा सिखाएगा, ये कैसी सजा है? तो वो कहते हैं फाइन, आप पागल बोल रहे, 500 रुपए है। तो वो कहते हैं पागल को पागल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कहते 1000 रुपए फाइन। अरे आप तो कमाल कर रहे हो पागल। ठीक है जी, फिर कहते हैं 2000 रुपए फाइन। अब फिर से अगर बोला, इसी तरीके से मान लो जज कहते हैं कि कोई बात कि आप चुप हो जाइए और वकील नहीं सुनते हैं, या कोई गवाह विटनेस नहीं सुनता है, नहीं मानता है। जैसे क्रिमिनल जस्टिस करके अभी सीजन 4 आया था, एक वेब सीरीज है हॉटस्टार पे, क्रिमिनल जस्टिस। उसमें एक विटनेस को जब बुलाया जाता है विटनेस बॉक्स में, तो वो ना थोड़ी सी गाली वाली या अभद्र भाषा यूज करता है। 1-2 बार समझाया जाता है बट उसको फिर ये कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, ये कोर्ट में अच्छी नहीं लगती ये तौर तरीके, इस वजह से क्या है जी, इनको भी क्या करो जी, अरेस्ट करो, 14 दिन की सजा। ठीक है, ये वर्डिंग्स OMG करके एक मूवी आई थिंक उसमें भी यूज हुए हैं, ओ माय गॉड में भी इस तरीके का। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ना अलग अलग सीन्स क्रिएट किए भी जाते हैं और एक्चुअल में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा होती है। तो इस पॉइंट में यही लिखना चाह रहे हैं कि एक पार्टी नहीं आती है या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करती है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कंटेम्प्ट करते हैं, प्रोसीडिंग्स में कंटेम्प्ट करते हैं, कुछ भी इस तरीके से एक्ट करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो शेल बी सब्जेक्ट टू लाइक डिसएडवांटेजेस। बोला था ना कि इनके ऊपर ठीक वही डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब इनका नुकसान होगा ठीक उस तरीके से, या वही पेनल्टी लगेगी या वही पनिशमेंट लगाई जा सकती है कोर्ट के द्वारा। ठीक है जी, ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एज दे वुड इनकर फॉर द लाइक ऑफेंसेस इन सूट्स ट्राइड बिफोर द कोर्ट। यानी कि एक व्यक्ति जब कोर्ट में एविडेंस नहीं लेकर के जाता है या कोर्ट में विटनेस बन के नहीं जाता है बुलाने पर, या कोर्ट में अगर अलग तरीके से बिहेव करता है,
उस समय पे जो जुर्माना या जो सजा दी जा सकती है, सेम वो चीजें क्या की जाएंगी जी, अब भी लगाई जा सकती हैं। ये बोला किसने? सबसेक्शन 5 ने। और सबसेक्शन 6 ने समझाया कि अगर कोई बच्चा पूछना चाहे सर प्रोसेसिस का मतलब क्या होता है, तो वही बात, जैसे समन भेजा जाता है या विटनेस को एग्जामिनेशन किया जाता है या जैसे समन्स इशू किए जाते हैं आमतौर पे कोर्ट में, सेम वो चीज क्या की जा सकती है जी, फॉलो की जा सकती है इन केसेस में भी। समझे क्या? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है? एक बार अपने आप से रिकैप लेंगे पूरा, एक बार सुन लो। 1 ने बताया कि कोर्ट में अप्लाई कर सकती है ट्रिब्यूनल खुद भी या एक पार्टी भी दूसरी पार्टी से कोई एविडेंस मांगने के लिए या विटनेस के तौर पे बुलाने के लिए। 2 ने बताया कि सब कुछ लिख के देना है, पार्टीज कौन है, आर्बिट्रेटर कौन है, किस तरीके का एविडेंस चाहिए, क्यों चाहिए। 3 ने क्या बताया था कि कोर्ट इशू कर देगा ठीक उस तरीके से अपने कॉम्पिटेंस को चेक करते हुए। 4 ने बोला कि सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। 5 ने क्या बोला जी, अगर मना करते हैं तो वही सजा होगी। और 6 ने बोला प्रोसेस का मतलब होता है जी समन्स वगैरह या जो भी कोर्ट फॉलो करता है वो प्रोसेस। ओके, कोई डाउट है तो पूछिएगा, एक बार फटाफट से पढ़ लो, 60 सेकेंड्स आपके पास। हाँ जी, 4th भी का क्या मतलब? 4th ही कह रहा है, और कौन कह रहा है? कहां लिखा है 5th भी? 4th में तो ये बोला कोर्ट विटनेस को बुलाने के लिए सेम प्रोसेस यूज करेगा। 5th में ये बोला है कि जब नहीं मानते हैं या इग्नोर कर देते हैं या कंटेम्प्ट करते हैं तो यूज करेंगे। यहाँ पे विटनेस वाली सेम प्रोसेस है, यहाँ पे कंटेम्प्ट वाली या डिनाई करने वाली। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 2 सबसेक्शन या 2 सेक्शन किसी एक्ट में सेम ही बात बोल रहे हो, कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में नहीं मिलेगी ये चीज देखने को, बहुत रेयर होगी, बहुत ही ज्यादा रेयर, कि आप कह दो सर 2 सबसेक्शन बिल्कुल सेम बात बोल के चले गए, कुछ न कुछ डिफरेंस होता है तभी वो 2 हैं। अन्यथा लॉ मेकर को क्या जरूरत पड़ी है एक ही बात 2 बार बताने की। डन? कोई डाउट? बोलो भाई। डन? सेक्शन 28 रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। देखा देखा लग रहा है ऐसा कोई सेक्शन पहले है भाई? ध्यान आ रहा हो? कौन सा? नहीं तो जी, क्या कहता है सेक्शन 19? डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। यहां क्या लिखा है? रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। अब सुन लो मैंने क्यों बोला कि देखा देखा लग रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा है पहले। ये इसलिए बोला मैंने क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है नहीं, बिल्कुल अलग है दोनों पॉइंट। और आपको लगा होगा एक पल के लिए, तभी आपने जवाब दे दिया कि हाँ रूल्स एप्लीकेबल टू प्रोसीजर ऐसा ही पढ़ा, यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। दोनों अलग है। वहां पे बात हो रही है रूल कौन से अप्लाई होंगे, प्रोसीजर। आर्बिट्रेशन को चलाने के लिए, आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को चलाने के लिए कौन से रूल अप्लाई करने हैं। यहां पे लिखा है कि जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, जो जड़ है झगड़े की, उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए कौन से रूल अप्लाई करने। इन शॉर्ट ऐसा समझो, आज मैं आपसे पूछूं कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है जी, तो कौन सा एक्ट लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, बता दिया ना आपने। गुड्स से रिलेटेड, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तो आप कहोगे जी सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा जी।
कंज्यूमर का डिस्प्यूट है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लग जाएगा सर। कंपनीज का डिस्प्यूट है तो कौन सा लगता होगा जी? कंपनीज एक्ट लगता होगा, है ना। लेबर के अगर डिस्प्यूट्स हैं तो नहीं नहीं, लेबर लॉ क्यों लगते होंगे? ठीक है जी, तो बिल्कुल सही बात भाई, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ लगेंगे। कॉपीराइट का डिस्प्यूट है तो कॉपीराइट एक्ट लगेगा। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि जब डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा तो रूल्स कौन से लगेंगे? आर्बिट्रेटर कौन से कानून के तहत फैसला सुनाएगा, ऐसा समझो भाई। आर्बिट्रेटर किस चीज को फॉलो करेगा? हाँ जी, उसी चीज का तो जवाब मिलेगा ना। आप कैसे दे रहे हो जवाब? पहले पढ़ के आए हो घर से? नहीं, तो अभी आपको जवाब पता नहीं। ठीक है जी, उसी चीज का जवाब यहां मिलेगा। सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 कहते हैं, इट प्रोवाइड्स दैट वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आपकी आर्बिट्रेशन चल रही है कहां पे? इंडिया में। तो सीधी सी बात है, अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं। पहला, अगर आपकी आर्बिट्रेशन है कौन सी? अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो जवाब आपको मिल ही गया होगा, यानी कि दोनों पार्टीज कहां की हैं? इंडिया की। और डिस्प्यूट सोल्व भी कहां हो रहा है? इंडिया में। तो आप सबको पता है, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द सब्सटेंसिव लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया। जो इंडिया के लॉ हैं उनके अनुसार ही क्या करेंगे जी? डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। अब सब्सटेंसिव लॉ क्या होता है, ये वर्ड फिर कभी बताऊंगा डिटेल में, अभी इतना समझ लो, थोड़ा सा समझ ही लो खैर अभी, ताकि ऐसा ना हो कि मन में डाउट रहे कुछ। एक होता है सब्सटेंसिव लॉ और एक होते हैं जी प्रोसीजरल लॉ। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा अभी भाई। सब्सटेंसिव लॉ जो होते हैं ना, वो बताते हैं कि पार्टीज के राइट्स क्या हैं, ऐसे समझ लो। ये राइट्स को जब ब्रीच होगा तो हक क्या मिलेगा। प्रोसीजरल लॉ प्रोसेस बताने के लिए आते हैं कि कैसे चलेगी प्रोसेस। जैसे पहले होता था, अभी तो नाम चेंज, मतलब लॉ ही चेंज हो गया, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये ना सब्सटेंसिव लॉ है, जो बदल के क्या आ चुका है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। आ रही है बात समझ? भी समझो, ये सब्सटेंशियल, ये बताता है अपराध क्या है और अपराध की सजा क्या है। बीएनएस कभी भी नहीं बताता अपराधी को कैसे पकड़ना है, अपराधी को जेल कैसे लेकर के जाना है। वो सिर्फ इतना बताता है, भाई ये काम करोगे, ये ऑफेंस है, इसकी ये सजा है। ठीक है जी। किसी की प्रॉपर्टी बिना पूछे उससे ले जाओगे, बिना बताए, बिना उसके नॉलेज में आए, इसे थेफ्ट कहते हैं, चोरी कहते हैं। ये क्या है जी? चोरी है। आई बात समझ में? और इसकी सजा है 2 साल तक की जेल, ऐसे ये बताते हैं। किसी को जान से मार देना मर्डर है, मर्डर की ये सजा है, ये बताते हैं। सब्सटेंसिव लॉ वो होता है जो बताता है कि किसके क्या अधिकार हैं, अधिकार टूटने पे क्या होता है, ऐसे समझो अभी। प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर बताता है, जैसे आईपीसी होता था तो एक होता था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ऑफेंस क्या है, ऑफेंस की सजा क्या है, ये सब्सटेंसिव लॉ बताते हैं। ऑफेंस करने वाले को सजा तक कैसे पहुंचाएंगे, इसका रास्ता सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है, जो कि अब क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। आज पहली बार सुन के तुम्हें लग रहा होगा क्या है ये सब्सटेंसिव लॉ प्रोसीजरल लॉ। थोड़े टाइम बाद ये आपको, ये तो बेसिक बात है। सब्सटेंसिव लॉ बताते हैं क्या चीज क्या है, सब्सटेंस अहम हिस्सा। प्रोसीजरल लॉ प्रोसेस बताने के लिए आते हैं। तो यहां पे यही लिखा है, अगर आर्बिट्रेशन इंडिया में हो रही है जी और पार्टीज इंडिया की हैं जी, यानी कि इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है, तो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा किसके अनुसार? सब्सटेंसिव लॉ जो चलता है कहां पे? इंडिया में। और ये जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स लिखा है ना, ये वर्ड इसलिए लिखे जाते हैं कि जिस समय पे जो कानून चल रहा हो, स्पेसिफिक नहीं बता सकते। समझे क्या? गुड़िया उठा दो। हाँ जी, मैं भी ऐसे ही पढ़ा लेता हूं। सब्सटेंसिव लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉ होते हैं। लग जाएगा ध्यान क्लास में। कुछ भी हो तो तरीके से हो क्लास में बेटा, अन्यथा रेस्ट करो, दवाई लो, है ना।
आ रही है बात समझ में? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है तो सीधी सी बात है भाई, इंटरनेशनल नहीं है तो यानी कि एक भी पार्टी क्या नहीं है, बाहर की नहीं है, तो उनका मुद्दा समझाना सुलझाना किसके थ्रू? इंडियन लॉ के थ्रू। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो जी बोलो भाई, यानी कि एक पार्टी अदर देन इंडिया है तो मान लो मतलब दूसरी पार्टी कहां की होगी? इंडिया की। बताया था ना भाई, मान लो, मानना क्या है, मैं हूं इंडिया से, इनके लिए मान लो बताया था ना, कहां से थी गुड्डी? फ्रांस से ना। हाँ ठीक है जी, ये कहां से है जी? फ्रांस से है। अब हो गया हमारा डिस्प्यूट। आई बात समझ में? बोलो भाई, मैंने नहीं किया डिस्प्यूट, मैं तो शरीफ हूं, तुम्हें पता ही है। बाहर वाले आकर के कमर्शियल डिस्प्यूट कर रहे हैं अपने साथ। आई बात समझ? बोलो भाई, अब शोभित जी कौन से कानून के हिसाब से सोल्व करोगे? आई बात, अब देखो, एक पल के लिए क्या अब आपको पता मैं तो हूं ही भोला भाला सा शरीफ सा, ये यूं कह दे जी फ्रांस के लोग के अनुसार डिसाइड होगा, क्या पता मैं तो चुप रह जाऊं। इसने ये कह दिया इंडिया के लोग के हिसाब से होगा, आपको लगता है ये आतंक नहीं मचा देगी? ऐसे कैसे? व्हाट इज दिस दैट? आ रही है बात समझ में? क्या हो रहा है ये? तो इसके लिए जवाब दिया गया भाई कि कल को शोभित जैसा, ठीक है जी, शक्ल से दिखने वाला सिर्फ भोला भाला इंसान इस समस्या में ना पड़ जाए कि कौन से कानून अप्लाई करने हैं। तो जवाब दिया गया क्या? द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल डिसाइड द डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ लॉ designated by the parties as applicable to the substance of the dispute with the rules of law, मतलब जो कानून बता दिए, ध्यान देना यहां पे कानून ही बता दिए, हमने पहले से ही लिख रखा है जी, हमारा ये जो एक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, इसमें अगर कल को डिस्प्यूट हुआ तो ये वाले लो ही बता दिए प्रॉपर, कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एविडेंस एक्ट, मतलब ऐसे स्पेसिफिक हमने रूल्स बता दिए, ये वाले लगाने हैं, ये नहीं कहा इस देश के लगाने हैं। हमने बता दिया कि हमारा डिस्प्यूट लिखा है ना, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी उन रूल्स ऑफ लॉ के अनुसार जो बताए गए थे, किसने? पार्टीज ने। पहली बात, ऐसे भी तो हो सकता है ना पार्टीज एक्ट ना बताए स्पेसिफिक ये वाला। तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एनी डेजिग्नेशन बाय द पार्टीज ऑफ द लॉ और लीगल सिस्टम ऑफ ए गिवन कंट्री। हमने ये नहीं बताया कि ये लॉ, हमने ऐसे बोल दिया इस कंट्री के लॉ के अनुसार डिसाइड करना, इंडिया के लॉ के अनुसार या फ्रांस के लॉ के अनुसार, ऐसा बता दिया, ऐसा बताया है। तो कह रहे शेल बी कंसिडर्ड अनलेस कुछ और ना लिखा हो कि एज डायरेक्टली रेफरिंग टू द सब्सटेंसिव लॉ ऑफ दैट कंट्री एंड नॉट टू इट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज रूल्स। यानी कि पार्टीज ने अगर ये नहीं बताया कौन से रूल्स ऑफ लॉ अप्लाई करने, तो इट मींस पार्टीज ने इस देश का लीगल सिस्टम बता दिया, किस कंट्री का लीगल सिस्टम फॉलो करना। तो क्या माना जाएगा जी? कि उस कंट्री का लीगल सिस्टम फॉलो करना है, और वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए, मतलब कि कुछ गलत ना हो रहा उससे। और तीसरा क्या हो सकता है जी? फेलिंग एनी डेजिग्नेशन ऑफ लॉ अंडर क्लोज ए बाय द पार्टीज। हमने ये बताया नहीं कि कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, तो इनकी मर्जी है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल अप्लाई द रूल्स ऑफ लॉ इट कंसीडर्स टू बी एप्रोप्रिएट गिवन ऑल द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डिस्प्यूट। फिर ट्रिब्यूनल की मर्जी है, इनको जो ठीक लगे उस कंट्री के लॉ अप्लाई कर सकते हैं जहां पे इनको ठीक लग रहा है। जैसे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ट्रिब्यूनल खुद से डिसाइड करेगी कि कौन सा लॉ फॉलो करना है, कौन सा लॉ फॉलो नहीं करना है। सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 बात करता है रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट, कि जो डिस्प्यूट का मुद्दा है उसको सोल्व कौन से कानून के तहत करना है। तो सबसेक्शन 1 ने बोला अगर पार्टीज हैं अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वाली, यानी कि इंडिया वाली, तो रूल अप्लाई होंगे, कुछ बताए ना बताए इंडिया वाले, कुछ ना बताए तो कौन से अप्लाई हो जाएंगे जी? इंडिया वाले। एंड यू नो वेरी वेल, अगर पार्टीज ना भी बता रहे हो, इंडिया में ही बैठे हो, तो इंडियन लॉ के अनुसार ही क्या होगा जी? डिसाइड होगा। आ गई बात समझ में? और वैसे ही डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो पहली बात अगर पार्टीज ने रूल्स ऑफ लॉ बता दिए हैं तो वो, दूसरी बात लीगल सिस्टम बता दिया है तो वो, और तीसरी बात कुछ नहीं बताया तो ट्रिब्यूनल देखेगी। डन। और ट्रिब्यूनल को कौन से लॉ अप्लाई करने चाहिए, क्या लगता है आपको? जो दोनों के लिए क्या हो? बेनिफिशियल हो, इक्वल हो, इक्विटी प्रोवाइड करते हो।
ऐसा ना हो कि जिसमें एक के साथ पार्शियलिटी हो रही हो। इसीलिए बोल के गया सेक्शन 28 सबसेक्शन 2, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 क्या बोलने आया, ये बात बोलने के लिए आया जी कि द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल डिसाइड, एक मैक्सिम यूज की है, एक्स इक्वो एट बोनो, या दूसरी या कह लो और एज एमिएबल कंपोजर ओनली इफ द पार्टीज हैव एक्सप्रेस्ड ऑथराइज इट टू डू सो। मतलब इनका मतलब सिर्फ आप ऐसे लिख लो, शेल डिसाइड विद जस्टिस एंड इक्विटी। आप इतना समझो, इन मैक्सिम का अर्थ यह होता है कि इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए, इक्विटी को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टीज के लिए सही रहे, ऐसे रूल्स उठा करके लाएगा आर्बिट्रेटर अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ पार्शियलिटी कर जाए। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई। एंड अगेन सबसेक्शन 3 ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली कि while deciding and making an award, the arbitral tribunal shall in all cases take into accounts the terms of contract and trade usages applicable to the transaction। कि ट्रिब्यूनल सारी चीजों को ध्यान में रखेगा, कौन सा लॉ लगता है, कौन से ट्रेड यूसेज यानी कि कस्टम्स वगैरह अप्लाई होते हैं, सब कुछ ध्यान में रख करके क्या करे जी, फैसला दे। बोलो भाई। ओके डन। जैसे जैसे इसे दोबारा पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएंगे चीजें। आपको अभी समझ में आ रहा है, दैट्स नॉट इनफ, मैं पहले बता रहा हूं। आप घर जा करके खुद से पढ़ते हो तब समझ में आ रहा है, तो मान लेना कि हाँ आप पढ़ रहे हो, चीजें समझ में आ रही है। रीजन बिंग की जब मैं बोल के बताता हूं तो काफी अलग फर्क होता है, क्योंकि आप वर्ड्स देख रहे हो और मैंने उनका मीनिंग, उनका अर्थ साथ में कुछ एग्जांपल्स जोड़ दिए हैं, हालात सिचुएशन जोड़ दी है कोई, कि मान लो मैं ऐसा हूं, मान लो ये ऐसी है। आ रही है बात समझ में? ये चीजें मान लो आर्बिट्रेटर ऐसा, मानना क्या है, ये तो है ही ऐसा। आगे बात समझ? तो वो चीजें अलग होती हैं, उस समय पे आप अलग जोन में होते हो। बिहेव लाइक एन आर्बिट्रेटर, ठीक है जी। उस समय पे चीजें अलग होती हैं। आप जब खुद से पढ़ोगे, जब आपके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है, तब क्या अर्थ निकाल पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, उस समय पे समझ आ रहा है या नहीं वो जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी फिर आप उस चीज को वैसे समझा पा रहे हो या नहीं। ठीक है जी, समझा पा रहे हो तो इट मीन्स आपको समझ में आ गया है अच्छे से वो। ठीक है जी, फिर सिर्फ एक ही चीज बचती है, लिखना। उस चीज को लिख भी दिया तो आपको नहीं रोक सकता कोई भी पास होने से। और अगर आप लिख के नहीं, क्योंकि देखो आईसीएसआई सिर्फ ये कहता है डोंट केयर, हमें नहीं पता आपने क्या किया, पूरे साल पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है जी, आपको हम जज करेंगे उस बेसिस पे जो आपने हमें लिख करके बताया है, उस आंसर शीट पे जो है वो है, समझे? बोलो भाई। और वही चाहिए। ओके ओके। सेक्शन 29, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स फैसला कैसे सुनाते हैं। शोभित एक है, एक ही है, और है ही नहीं जैसे कोई शोभित नाम से। ठीक है जी, शोभित अगर एक आर्बिट्रेटर है तो फैसला कैसे सुनाएगा, जो इसका फैसला वही अंतिम फैसला। आर्बिट्रेटर अगर 3 है, 5 है, तो भाई 7 है, 9 है, तो जो फैसला मेजोरिटी का होगा वही क्या होगा जी, अंतिम फैसला होगा। ये बात तो समझ जाते होगे। बोलो भाई, पता था आपको ये? बोलो भाई। स्टिल आपको बता रहे हैं एज पर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, पार्टीज ने कुछ और एग्री ना कर रखा हो तो इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर एनी डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल बी मेड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। सर ये क्या लिखने की बात थी? जी बिल्कुल। नहीं लिखते तो कहां लिखा है, समझ गए ना? नहीं लिखा होता 3 आर्बिट्रेटर होते और ऐसा बोल देते कि 2 ने जो फैसला सुनाया वही सही है, तो बोल सकती थी ना दूसरी पार्टी। कहां लिखा है, कहां लिखा है मेजोरिटी? हम तो वही मानेंगे जो सब सुनाएंगे, इसलिए लिखना पड़ा भाई, लिखना पड़ता है, आप सबको पता है।
सबसे पहली बात क्या आती है, कहां लिखा है, बता दो ना आती हो, सारी बात छोड़ दो, ये बेंच किसका है, मैं बैठूंगा, कहां लिखा है। यहां पे व्हीकल पार्क मत करो, कहां लिखा है, नो पार्किंग, पार्किंग के 20 रुपए पर्चे के लगेंगे, कहां लिखा है ना। एक सीट पे बैठ गए बस में, इस सीट से उठ जाओ, कंडक्टर की सीट, कहां लिखा है। आ रही है बात समझ, हर चीज के लिए क्या चलता है जी, कहां लिखा है। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, लो में वही चीज चलेगी जो लिखी गई है, जो बताई गई है, इमोशन से नहीं चलता लो। तो इसलिए बोला, लिखना पड़ता है भाई, बेसिक सी बात है मेजोरिटी वाली, बट स्टिल क्योंकि पता था कल को कोई भी आकर के कह सकता है, मैं तो मान लो समझदार हूं, है ना, भाई मानना क्या है, सॉरी, दूसरी पार्टी तो कह सकती है ना कहां लिखा है। तो वही बात है जी, सबसेक्शन 1 में लिखा है जी कि अगर आर्बिट्रेटर हैं ज्यादा तो मेजोरिटी का फैसला लगेगा। हाँ, हाउएवर एक बात जरूर लिख दी सबसेक्शन 2 ने, दैट नॉट विथ स्टैंडिंग सबसेक्शन 1 के साथ ना चलते हुए अगर पार्टीज ने ऑथराइज कर दिया या सारे ट्रिब्यूनल के मेंबर्स ने, यानी कि सारे आर्बिट्रेटर अगर कह रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, तो जब जब बात आएगी क्वेश्चंस ऑफ प्रोसीजर, तो मे बी डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। भाई क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या चीजें, उस चीज के लिए एक आर्बिट्रेटर जो मेन आर्बिट्रेटर है उसकी बात भी सुनी जा सकती है, जाएगी नहीं, सुनी जा सकती है, मतलब सुनी जाएगी, ऐसे समझ लो भाई, उसी की माननी जाएगी, चॉइस नहीं है कि सुनी जा सकती है सुनी जाएगी, उसकी माननी पड़ेगी, क्योंकि पार्टीज ने बोल दिया भाई अगर ये 3 आर्बिट्रेटर होते जो बैठे इस बेंच पे, प्रिजाइडिंग कौन था, पढ़ा था ना, कौन होता है प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर, एक पार्टी एक लाएगी, दूसरी पार्टी एक लाएगी, जो दोनों मिलके तीसरा लाएंगे वो प्रिजाइडिंग कहलाता है। रीजन बिंग की उसकी इंडिपेंडेंस उन दोनों से ज्यादा होगी कहीं ना कहीं। तो ये लिखा, पार्टीज चाहे तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ मुद्दों पे जो मेन आर्बिट्रेटर बताएगा वही मानेंगे। ओके ओके, डन, श्योर, इतना काफी है जी, घर से पढ़ाओगे, अपने आप से आगे कुछ मत पढ़ना, इतना ही डिस्कस करेंगे, इसे रिवाइज करके आना जी। आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।